नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। और अभी तक हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तीन भागों में हमने बांटा था: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। किस प्रकार से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर उनका एक नदी तंत्र बनाती हैं और किस प्रकार से वो नदी तंत्र काम करता है, और सभी सहायक नदियों का जल मुख्य नदी में मिल जाता है और मुख्य नदी समंदर में जाकर मिल जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इन नदियों को तीन भागों में बांटा हुआ था, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यानी अब हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को हमने दो भागों में बांट दिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला भाग है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इनको हम एक भाग में पढ़ेंगे। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए, यानी ये जो हिस्सा है ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ये इतना जो हिस्सा है ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। और उसके ऊपर जो हिस्सा है, यानी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के ऊपर वाला जो हिस्सा है, उत्तरी मैदान जिसको बोलते हैं, उत्तर का मैदान, उसके बाद शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, वृद्ध हिमालय और फिर ट्रांस हिमालय वाला जो पूरा का पूरा भाग है वो उत्तर का जो हिस्सा है, यानी हिमालय का जो हिस्सा है, ठीक है, उसको आप छोड़ दें तो ये जो पूरा हिस्सा आता है, यानी सतपुड़ा पर्वत से नीचे का हिस्सा जो है, इधर सतपुड़ा पर्वत से नीचे का हिस्सा, ठीक है, ये पूरा का पूरा किस में आता है? ये पूरा आता है आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार में। इतना नीचे का हिस्सा आधा अगर आप काट दे तो, ठीक है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो रेखा बीच में जा रही है इसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो नीचे का हिस्सा है ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा कहाँ पर आता है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार में आता है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए क्रम में अगर हम चलेंगे तो किस प्रकार से जो नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती हैं, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले देखिए दामोदर नदी, ठीक है। एक बार आप नदियों के नाम देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, ठीक है। नाम ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं और नदियों के नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा ही, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। दामोदर नदी झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ठीक है, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, उसके बाद नंबर आता है महानदी उड़ीसा में, ठीक है, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी के बाद आता है। उसके बाद देखिए गोदावरी और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप इसको कह सकते हैं, कहाँ पर? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद नंबर आता है पेन्नार नदी, ये आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। कावेरी, वैदही और ताम्रपाणी, तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे चलते हुए ये जो निशान मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सभी ये क्या है? ये इनका डेल्टा है, यानी किसी भी नदी का जो डेल्टा कहाँ पर बनता है? समंदर के किनारे पर बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन नदियों को क्रम भी याद रख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इस तरफ क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इस तरफ दिया हुआ है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक करके हम इन नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैप मैंने आपको बता दिया, इस मैप पे अगर आप एक बार किसी भी नदी को ड्रॉ कर लेंगे और उसको आप याद रख लेंगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम में फिर आपको थ्योरी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मैप के माध्यम से भी आप नदियों का उद्गम स्थल और वो कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है, कहाँ पर वो समंदर में जाकर मिलती है, वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, एक एक करके हम नदी को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए एक अंतर दिखाया हुआ है, यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ और हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या अंतर है, ठीक है। एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको देख लीजिए। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बहुत पुरानी हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ आज बह रही हैं, ठीक है, वो हिमालय में बहने वाली नदियों से बहुत पुरानी है।
हिमालय में बहने वाली नदियाँ, कुछ नदियों का निर्माण तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ हुआ है, और कुछ नदियों का निर्माण जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, इनका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले हो चुका था। नहीं, इसमें गंगा नहीं आएगा, सॉरी, इसमें सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनका निर्माण पहले ही, यानी उसके हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ काफ़ी, भारत की नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो प्रौढ़ अवस्था में है, यानी उनका जो जीवन काल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसी प्रकार से जो हिमालय के निकलने वाली नदियाँ वो अभी युवा अवस्था में है। उसके बाद आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कठोर पठार में एक निश्चित मार्ग पर बहते हुए जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ बहती हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो बहुत कठोर है, ठीक है, लावा चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर जो नदी एक बार अपना रास्ता बना चुकी है तो वो उसी मार्ग पर होकर बहती रहती है, क्योंकि वहाँ पर मैदान नहीं है, रेत नहीं है, मिट्टी नहीं है, इन द सेंस कि इन कंपैरिजन ऑफ उत्तर का जो मैदान है उस तरह की मिट्टी वहाँ पर नहीं है, ताकि नदी जो है उसको काट कर अपना दूसरा रास्ता बना सके। ठीक है, जबकि हिमालय की जो नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ भारत के मैदान में प्रवाहित होती हैं, और ये क्या करती हैं, इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं, इसको विसर्प बोलते हैं, इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं उत्तर के मैदान की जो नदियाँ वो, और ये नदियाँ, ठीक है, अपना जो रास्ता है वो बदलती रहती हैं। जैसे अगर आप बात करें बिहार में कोसी नदी, तो बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा अपना रास्ता बदल कर, वहाँ पर जो बारिश होती है, ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है, तो अपना जो प्रवाह है, ठीक है, उसको छोड़कर दूसरी तरफ से बहने लग जाती है और वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदलती, एक जगह पर बहती रहती हैं, और हिमालय नदियाँ अपना रास्ता बदलते रहती हैं। इसके एक एग्जाम्पल है कोसी नदी। ठीक है, इससे एक एग्जाम्पल है कोसी नदी। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ छोटी, जैसे गोदावरी 1460 किलोमीटर की है, जबकि हिमालयी नदियाँ जो हैं, हिमालय से बहने वाली नदियाँ लंबी हैं, जैसे गंगा 2525 किलोमीटर है, और यमुना का जो लेंथ है वो कितना है, 13। भारत में मानसून आता है, बरसात होती है, तभी जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनमें पानी आता है। ठीक है, जबकि नदियों से, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, क्योंकि हिमालय पर बर्फ़ रहती है, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसमें पानी आता है, और जब बारिश होती है तब भी वहाँ पर पानी रहता है। तो इस करके, ठीक है, इसी कारण से हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर पानी बना रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियाँ हैं उनमें बारिश के समय में तो पानी रहता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वो सूख जाती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 800 मीटर है, लगभग प्रायद्वीपीय भारत की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 800 मीटर है, जबकि आप देखिए हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई अगर हम मान के चले तो लगभग 13,500 फीट, या फिर अगर हम बात करें तो 6,000 के आसपास है। ठीक है, तो हिमालयी चोटियों की औसत ऊंचाई देखिए 6,000 मीटर है, और हिमरेखा की औसत ऊंचाई होती है 4,400 मीटर, यानी 4,400 मीटर के ऊपर जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, इसी को हिमरेखा कहते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जो क्रम है वो दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका जो क्रम है वो इस प्रकार से है। क्रम भी आप याद रखिएगा, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर से दक्षिण चलते हुए आप इन नदियों के क्रम में लगाइए। सबसे पहले दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। ठीक है, उसके बाद देखिए कावेरी नदी यहाँ पर है, और उसके बाद वैदई और ताम्रपाणी। अब ये कौन सी नदी कहाँ से निकलते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, अब एक एक करके नदी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार 2 भागों में बांटती है दामोदर नदी। ठीक है, एक हजारीबाग पठार और दूसरा रांची पठार। कौन कौन सा? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है, हजारीबाग पठार और रांची पठार। उसके बाद आगे देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच बहती है और अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है।
दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच बहती है। अभी मैंने आपको बताया छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है, हजारीबाग पठार और रांची पठार में। ठीक है, तो बीचों बीच बहती है और भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी क्या होता है देखिए, आसपास की जो भूमि है वो धंस जाती है। आसपास की भूमि जहाँ पर नदी बह रही है उसके आसपास की भूमि ऊंची होती है और जहाँ पर नदी बहती है वो भूमि नीची रहती है, यानी घाटी में होकर बहती है नदी, तो उसी घाटी को कहते हैं भ्रंश घाटी। उसके बाद नेक्स्ट स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पास से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है, यानी उड़ीसा के पास जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। आगे स्वर्ण रेखा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के तट पर बसा हुआ है। एक एक फैक्ट को आप याद रखिएगा। और रांची स्वर्ण रेखा के तट पर है। ठीक है, जमशेदपुर भी और रांची भी स्वर्ण रेखा के तट पर बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी को जलीय जंतु नहीं पाए जाते। स्वर्ण रेखा नदी में जलीय जंतु क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इसको जैवीय मरुस्थल कहते हैं। जैवीय मरुस्थल क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और इसमें पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर कोई भी जलीय जंतु नहीं रह पाता। ठीक है, यही कारण है। उसके बाद आगे चलते हैं। बैतरणी नदी। बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर प्लेटू, ये भी एक पठार है क्योंझर। ठीक है, क्योंझर प्लेटू से निकलती है। याद रखिएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्लेटू यानी क्योंझर पठार से निकलती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी रांची के पास से निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी तक हो गया। अब आगे चलते देखिए। 3 नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। कौन कौन सी? एक बार देख लीजिए। दामोदर, स्वर्णरेखा और बैतरणी। ये तीनों की तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। महानदी। महानदी महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये जो पठार आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको हम पठार को अलग से, यानी भारत में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, भारत में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। इसलिए जितने भी ये पठार इनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं इनको हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप नदियों के बारे में पढ़िए। तो महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना डेल्टा बनाती है। उसके बाद देखिए कटक इसी शहर के मुहाने पर बसा हुआ है। कटक कहाँ पर बसा हुआ है? महानदी के मुहाने पर बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को महानदी बेसिन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस महानदी बेसिन में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। महानदी बेसिन में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ से कोयले की खान है, कोयला निकलता है और यहाँ पर धान की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, एक उत्तर भारत में बहती है उसको गंगा कहते हैं और दक्षिण भारत में बहने वाली गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबक गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। त्रयंबक नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं इसके बारे में। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। सॉरी, कहाँ पर गिरती है? निकलती कहाँ से गोदावरी नदी? महाराष्ट्र के निकट त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है? राजमुंद्री। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के निकट। अब देखिए, अब बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आता रहता है सहायक नदियों से। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। जब इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ से? महाबलेश्वर से। और 4 राज्यों कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। ये जो साइन बार बार आप देख रहे हो ना, ये डेल्टा का साइन है।
ठीक है, मैथमेटिक्स में इसको डेल्टा कहते हैं, आप हिंदी में डेल्टा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कृष्णा नदी के बारे में हो गया है। उसके बाद और क्या फैक्ट है कृष्णा नदी के बारे में देखिए। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा के बीच में कोल्लेरू झील है, कोल्लेरू झील स्थित है। और कृष्णा की सहायक नदियाँ इस प्रकार से हैं, कौन कौन सी, देखिए आगे कौन कौन सी हैं। देखिए कृष्णा की सहायक नदियाँ देखिए यहाँ पर तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, गोदावरी और कृष्णा की। ठीक है, देखिएगा कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट पेन्नार, पेन्नार नदी कहाँ पर बहती है? पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है, बहुत छोटी नदी है। यह नदी कर्नाटक के कोल्लार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, बहुत छोटी सी नदी है। उसके बाद आगे कावेरी नदी, कावेरी नदी देखिए यह नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और इसी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। देखिए एक थी बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी, एक है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, कंफ्यूज मत होइएगा। कावेरी नदी की घाटी को राइस बाउल भी कहते हैं, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस पैदा होता है और साउथ इंडिया में इसको राइस बाउल कहते हैं। और कावेरी नदी को कावेरी नदी दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अब कावेरी नदी की आप देख लीजिए क्या सहायक नदियाँ। तो कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में है कि कौन सा राज्य है इस नदी का जो जल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा। बट आप इसकी सहायक नदियों पर ध्यान दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं देखिए, सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, जहाँ दक्षिण भारत की सभी नदियाँ मौसमी है वहीं कावेरी नदी वर्ष भर जल होती है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो क्या है, मौसमी है। जब वहाँ पर बरसात होती है तो उनमें पानी आता है, और जो हिमालय की नदियाँ हैं वो साल भर पानी से भरी रहती हैं। लेकिन ये कावेरी नदी जो है वो क्या एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि कावेरी नदी के जल के दो स्रोत हैं। ठीक है, वहाँ पर जल दो तरह से प्राप्त होता है। कैसे? मानसून से होने वाली जो बारिश है वो कावेरी नदी में अपना जल डालती है। ठीक है, दूसरा क्या, निचले जल ग्रहण क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर बरसात होती है। इसी का रीज़न है कि कोरोमंडल तट पर होने वाली जो बरसात है वो इसमें यानी कावेरी नदी में अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है, ये दो रीज़न है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वैगई नदी तमिलनाडु में पुरुषनाग पहाड़, ठीक है, तमिलनाडु में पुरुषनाग पहाड़ से निकलती है और मदुरई वैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ है मदुरई। ठीक है, मदुरई को जैसे हमारा उत्तर भारत में वाराणसी है वैसे ही दक्षिण भारत में मदुरई द सिटी ऑफ टेम्पल उसको बोलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों का अध्ययन आज हमने किया है। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर वो गिरती है और किस नदी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, और अलग अलग जितने भी मैक्सिमम फैक्ट्स हो सकते थे किसी भी नदी के बारे में वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो फिलहाल इतना ही है, और कल जब हम दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, जिस प्रकार से जैसे कौन कौन सी नदियाँ, नर्मदा, तापी, ठीक है, और उस प्रकार से यानी गोवा से निकलने वाली एक नदी है, उस प्रकार से यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, यहीं से निकलती हैं और इधर यहाँ पर क्या है, इधर यहाँ पर है अरब सागर। ठीक है, यहाँ से निकलती हैं और इधर अरब सागर में अपना डेल्टा नहीं है, देन हम कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस लेक्चर में तो फिलहाल इतना ही है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पिछले लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।